तक हमने पीजेंट मूवमेंट्स के शुरुआती दौर से लेकर तेभागा, तेलंगाना जैसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में समझा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इंडिपेंडेंस के बाद भी किसानों, ग्रामीणों के सामने लैंड, वेजेस, डेट, एक्सप्लॉयटेशन जैसे सवाल बने रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रोस्पेरस फार्मर्स ने बेहतर प्राइसेस, चीप इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए नए फार्मर्स मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। तो आखिर रूरल पुअर और रूरल रिच के मूवमेंट्स में क्या अंतर था? नक्सलबारी मूवमेंट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया? भारतीय किसान यूनिट और शेतकारी संगठन जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन किस मुद्दों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? आज के पार्ट 3 में हम इन्हीं सवालों को शॉर्ट और क्लियर तौर पर समझेंगे और आज यूनिट 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। MPS 003 का यूनिट 14 हम लोग कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं और आज ये थर्ड और लास्ट पार्ट हम करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीजेंट मूवमेंट्स एंड फार्मर्स। पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, अपने नोट्स खुद बनाना ताकि एग्जाम में आप लोगों को खुद से समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो मूवमेंट्स ऑफ द रूरल पुअर इन पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेज हमें आज़ाद करके चले गए थे उसके बाद क्या मूवमेंट रहे थे? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पीजेंट मूवमेंट था वो कंटिन्यू रहा, बट अब इसका फोकस चेंज हो गया था। और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से थे? अब लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर में लेबर का काम कर रहे थे, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, लोगों की ज़मीनों पर काम कर रहे थे मजदूरी का। मार्जिनल पीजेंट्स हो गए वो जो बहुत छोटे थे, फिर स्मॉल पीजेंट्स, मार्जिनल पीजेंट्स जिनके पास भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े से ही थे। पुअर टेनेंट्स हो गए जो किराए पर ज़मीन लेकर उस पर खेती कर रहे थे। तो इनकी मेन डिमांड्स क्या थी कि लैंड को टीलर को दे दिया जाए, जो बो रहे हैं लैंड उसी को ही दे दी जाए, एग्रीकल्चर के वेजेस को बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मतलब जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनसे थोड़ी लैंड लेकर जिनके पास लैंड नहीं है उनको दे दिया जाए। रूरल डेट जो भी था, कर्जा जो भी था, उसको कैंसिल कर दिया जाए, लैंडलॉर्ड से उनकी प्रोटेक्शन की जाए और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जाए। इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टीज, जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो इन किसानों के साथ मिली हुई थी। किसान सभा, एग्रीकल्चर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और लेफ्ट ओरिएंटेड ग्रुप्स, ये सब लोग मेन ऑर्गेनाइजर थे जो इस तरह के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। CPI एंड एग्रेरियन क्वेश्चंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एग्रेरियन क्वेश्चन, मतलब किसानों के जो क्वेश्चन थे इंडिपेंडेंस के बाद, इनिशियल स्ट्रैटेजी क्या थी CPI की? तो CPI एक्सपेक्ट कर रही थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, भूमि सुधार के कुछ बिल पास करके लाए, जिस इट फोकस्ड ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी। ये फोकस कर रहा था पूरी तरह की लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी है वो इफेक्टिव तरीके से आए भी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। स्ट्रेटेजी में शिफ्ट था। 1958 में अमृतसर में कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटेजी शिफ्ट की, क्या चेंज किया? CPI ने एक्सेप्ट किया कि आइडिया ऑफ अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ टू सोशलिज्म, कि अब सोशलिज्म होना चाहिए, हर पर्सन को अपना अधिकार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो सोशलिज्म आना चाहिए, पीसफुल ट्रांजिशन हो। इसने इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री मेथड्स, और पार्लियामेंट्री मेथड से ही आए सोशलिज्म, मतलब सरकार लाए, उनका कहने का मतलब था। स्प्लिट ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, अब कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी स्प्लिट आ गया था, डिवाइड हो गया था 1964 में। द कम्युनिस्ट मूवमेंट डिवाइडेड इनटू CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और CPI-M, जिसमें मार्क्सिस्ट भी जुड़ गया था। और मार्क्स की आपको पॉलिसी पता ही था क्या था, मतलब मार्क्स का फंडा क्या था कि 2 वर्ग हैं, उनके बीच में भी जो भी क्लैशेस चल रहे हैं उनको ख़त्म करना है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सिस्ट के जो लोग थे ये उस गैप को ख़त्म करना चाहते थे। बोथ पार्टीज जो है
लार्जली फॉलोड पार्लियामेंट्री पॉलिसीज, मतलब दोनों ही पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं थी, दोनों ही पार्लियामेंट की पॉलिसीज को फॉलो कर रही थी। और इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे हो रहा था? केरला में, वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा में। इसके बाद आता है नक्सलबारी पीजन अपराइजिंग, जो 1967 में आया। नक्सलबारी, इसका बैकग्राउंड क्या था? नक्सलबारी मूवमेंट जो है 1967 में वेस्ट बंगाल में उभरा। इसने पार्लियामेंट्री मेथड्स को, पार्लियामेंट्री बिल्स को पास करना, इम्प्लीमेंट करना, इस सारे प्रोसीजर को रिजेक्ट कर दिया और रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल को सपोर्ट किया। रेवोल्यूशनरी क्या होता है? जिसमें आप हथियारों से भी लड़ो, मतलब किसी भी तरह से लड़ाई लड़ो, बस फैसला अपने हाथ में आना चाहिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन था ये। इंपॉर्टेंट लीडर इसके कौन थे? कन्नू सान्याल और चारू मजूमदार। और इनकी डिमांड्स क्या थी? कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिकॉर्ड्स, ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स को भी खत्म कर दो जो शोषण कर रहे हैं लोगों का, मतलब जिसमें सारी जमीनें बड़े बड़े लोगों के नाम लिखी हुई है, तो इस तरह के रिकॉर्ड भी खत्म कर दो। अनइक्वल डेट, जो कर्जा था उसको भी खत्म कर दो। कन्फिकेशन ऑफ होर्डेड ग्रेन, जो ग्रेन था जिसका था उसी को ही पैसे मिलने चाहिए, मतलब ये नहीं था कि जिसकी जमीन पर खेती की जा रही है उसको मिले, मतलब जिन्होंने उगाया है उसको ही मिलना चाहिए था उसका फायदा। पनिशमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉयट कर रहे थे उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या था इसका? रिटर्न ऑफ रेवोल्यूशनरी एग्रेरियन पॉलिटिक्स आ गई थी, मतलब क्रांतिकारी किसानों का जो आंदोलन चल रहे थे वो पॉलिटिक्स भी उसमें जुड़ गई थी। रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स मांग रहे थे ये, कि लैंड रिफॉर्म्स बहुत तुरंत ही उनको ठीक करना चाहिए, मतलब लागू करना चाहिए। और ये बाद में नक्सलाइट मूवमेंट का ये फाउंडेशन बना। फार्मर्स मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मेनली आज क्या है? रिच किसान जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिडल कर रहे हैं, जो अपने किस खेती खुद कर रहे हैं, अपने जमीन पर खुद खेती कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, और पूंजीपति जो किसान है वो कर रहे हैं। ये फार्मर प्रोड्यूस सरप्लस क्रॉप्स फॉर द मार्केट, मतलब ये ऐसे फार्मर्स थे जो मार्केट में अपने यूज की फसल के बाद जो भी फसल बच जाती है सरप्लस, उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये वो किसान थे, मतलब हम जो आज जो भी खा रहे हैं वो इन्हीं किसानों की बदौलत खा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सरप्लस प्रोडक्ट होता है। इनकी मेन डिमांड क्या थी? रिन्यूमरेटिव प्राइसेस को दोबारा से अपशिफ्ट करना चाहिए, मतलब इनको एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए अपनी फसलों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चीप हो, सब्सिडीज मिले, एग्रीकल्चर के जो भी इनपुट्स लगते हैं उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसी लेकर आए, टैक्सेस को कम करे। भारतीय किसान यूनियन BKU, रीजन किस में आई थी? ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में। इंपॉर्टेंट लीडर इसके थे महेंद्र सिंह टिकैत। मेजर इनकी डिमांड क्या थी? कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम करो, क्रॉप्स के बेटर प्राइसेस मिलने चाहिए, प्राइस कमेटीज में इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जो प्राइस को डिसाइड करती है, और फार्मर्स के जो हित हैं, फार्मर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग जाट फार्मर्स, मतलब जो जाट किसान थे उनमें ये अच्छे से फैला, वहां से उनको सपोर्ट मिल रहा था। अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने का ये लोग दावा करते थे कि इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। रिलाइड ऑन मास मोबिलाइजेशन, मतलब ये बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे, इसमें सब किसान शामिल थे, मास मोबिलाइजेशन था, मीन्स बहुत बड़े स्केल पर था ये। फिर आया शेतकारी संगठन, SS जिसको बोलते हैं, इसके लीडर कौन थे? शरद जोशी। एरिया था महाराष्ट्र और गुजरात, और इनकी मेजर डिमांड थी कि फ्री एग्रीकल्चरल मार्केट होनी चाहिए, जिसमें वो जो प्राइस चाहे उनको वो प्राइस मिले, मतलब कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वो अपने प्राइसेस खुद डिसाइड करें, खुद उनको कब बेचना है, किसको बेचना है वो डिसाइड करें, तो उनके ऊपर कोई
बंदिशें नहीं, स्टेट का कंट्रोल खत्म हो जाए, फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिले और एग्रीकल्चर में उदारवाद आ जाए, लिबरलाइजेशन आ जाए, वो लोग फ्री हो जाए। भारत वर्सेस इंडिया। शरद जोशी ने आर्ग्यू किया था कि भारत गांवों में बसता है और इंडिया शहरों में बसता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि भारत रूरल एरियाज में है, रूरल इंडिया को बोलता है, और इंडिया किसको बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन, मतलब इन सबको हम इंडिया बोलते हैं। उन्होंने बिलीव किया था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, भारत को सपोर्ट नहीं कर रही है, मीन्स रूरल इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही है, अर्बन और इंडस्ट्रियल इंडिया को सपोर्ट कर रही है। बीकेयू वर्सेस शेतकारी संगठन। अब बीकेयू हम देख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग रीजनल बेस था इसका, स्ट्रॉन्ग रीजनल बेस था, मतलब जिस एरिया में भी भारतीय किसान यूनियन जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, सरकार से कोई लेना देना नहीं था, फॉर्मल नहीं थी, मेनली विद जाट फार्मर्स जुड़ी हुई थी, और ये इमीडिएट इकोनॉमिक डिमांड्स पर फोकस कर रही थी। और शेतकारी संगठन क्या था? मोर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये समाज में एक आइडियोलॉजी फैलाना चाहती थी। इसमें इन्होंने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, इंटेलेक्चुअल्स इसमें बहुत थे, और इन्होंने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। रूरल पुअर वर्सेस रूरल रिच। रूरल पुअर मूवमेंट्स क्या थे? लैंडलेस लेबरर थे, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, छोटे किसान थे, और मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनकी डिमांड थी लैंड, वेजिस, कर्जा माफी और एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा। फार्मर्स का मूवमेंट क्या था? इसके पार्टिसिपेंट्स, फार्मर्स और पीजेंट्स में मैं फर्क बता चुकी हूँ। पीजेंट जो गरीब किसान जिनके पास छोटी जमीनें हैं या अपनी जमीनें नहीं हैं, और फार्मर्स उनको बोलते हैं जो बहुत अमीर किसान थे, अपनी जमीनों पर खुद खेती कर रहे थे, ये पूंजी बहुत थी इनके पास, और इनकी डिमांड क्या थी कि फसलों का बेटर प्राइस मिले, इलेक्ट्रिसिटी चीप हो, सब्सिडी मिले और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। तो अभी तीनों पार्ट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। नक्सलबारी आया था 1967 में, रेवोल्यूशनरी, एक मिनट, अच्छा दोबारा से शुरू हो गया ये। नक्सलबारी मूवमेंट इसमें हमने पढ़ा 1967 में जो आया था, क्रांतिकारी आंदोलन था। बीकेयू जो बना वो महेंद्र सिंह टिकैत था, ये यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में ही था। शेतकारी संगठन गुजरात और महाराष्ट्र में था, शरद जोशी ने चलाया। रूरल पुअर थे, इनकी डिमांड थी लैंड और वेजिस को लेकर, फार्मर्स जो अमीर थे उनकी प्राइसेस और सब्सिडीज को लेकर। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ये दोबारा से ही पेस्ट कॉपी पेस्ट हो गया, देख ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। 3 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर कवर किया है, थोड़ा फैक्ट्स पे डिपेंडेंट था, तो आप इसको देख लेना। पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में लिखने में आ सकता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया या क्या नहीं पसंद आया, कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।